रिडक्टिव एनालिसिस में ओ निकलता है, वो सीधा जिंक के पास जाता है। मैं समझा दूंगा अभी आप सब समझा। हमें हेलो एल्केन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पूरी कर दी थी, है ना? हेलो एल्केन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस पूरा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। There are two types of beta elimination reaction. टेस्ट भी है ना? ना, नहीं है, आपने तो कहा था। हेलो, चल कोई तैयारी कर, आज तैयारी और कर, तो और ज्यादा बढ़ जाएगी कर, क्या बढ़ जाएगी? There are two types of beta elimination reaction. Beta elimination reaction टू टाइप्स की है। नंबर फर्स्ट लिखो E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन मतलब बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। टू का मतलब क्या होगा? बाई मोलिकुलर, बाय मोलिकुलर एलिमिनेशन, बाय मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन is known as E2 reaction. Bimolecular elimination reaction is known as E2 reaction. ये यहाँ पर आपका बी आर है, ये एच है। बी आर को यहाँ लिखें चाहे आप यहाँ लिखें, कोई फर्क नहीं। ये आपका बेस है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है, अभी आपका बेस है। यहाँ वाला एच यहाँ, तो ये वाला एल्कोहलिक KH का है ये बेटा। तो सी के साथ आपके दो एच, डबल बॉन्ड सी, ये एल्कीन बनेगी, प्लस आपका H2O, प्लस आपका Br माइनस, E2 रिएक्शन। नंबर सेकंड आपका E1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन। तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ भी लिखेंगे इसमें। बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन is known as E1 reaction. E1 रिएक्शन टू स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं बेटा। E1 रिएक्शन आपकी टू स्टेप में कंप्लीट होगी। मैं सिर्फ वही मैकेनिज्म हिसाब से बता रहा हूँ, डिटेल में पहले लिखवाई हुई है आप लोगों से वहां पे महिमा, जब GOC कराई थी तो वहां लिखी हुई थी। CH3 होल थ्राइस CCl आयनाइजेशन किया इसका, आयनाइजेशन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया तो आयनाइजेशन पर आपका एक तो बनेगा कार्बोकैटायन CH3 ये प्लस हो गया, तो प्लस आपका Cl माइनस हो गया, ये बना आपका कार्बोकैटायन। अब फिर आपने कार्बोकैटायन को सेकंड स्टेप्स में लिया यहाँ पर CH3 C के साथ, फिर आपका CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड H, ये पॉजिटिव चार्ज है,
प्लस आपका OH माइनस, OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, बनेगा क्या आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C के साथ आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका H2O, 2 मिथाइल प्रोपीन, नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 मिथाइल प्रोपीन, ये 2 मिथाइल प्रोपीन बनेगा आपका। तो एक आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन में, एक आपकी E2 रिएक्शन है तो दूसरी आपकी E1 रिएक्शन है। तो बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस इज नोन एज E2 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस इज नोन एज E1 रिएक्शन। यानी यहाँ पर इस रिएक्शंस की बात करते हैं तो इस रिएक्शंस का रेट ही सामने लिख लेंगे। रेट इस रिएक्शंस का डिपेंड करेगा दोनों पे, किस किस पे? CH3 CH2 Br एंड OH माइनस, दोनों पर डिपेंड करता है ये और ये। ऑर्डर कितनी हो जाएगी इसकी रिएक्शंस की? 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, दोनों पे डिपेंड करेगा। 2 का मतलब यहाँ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, 2 का मतलब यहाँ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, E2 का मतलब यानी बाईमोलिकुलर रिएक्शन है। और जब इसकी बात करते हो यहाँ पर इस रिएक्शन का रेट अगर निकालना हो तो रेट प्रोपोर्शनल CH3 होल थ्राइस CCl1 OH माइनस पे इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका? 1 + 0 = 1। तो जिस रिएक्शंस की ऑर्डर फर्स्ट है उसे कहते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस, जिसकी ऑर्डर सेकंड है उसे कहते हैं बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो इसको ऐसे कहते हैं। लाइव बस के जस्ट बाद बताऊंगा तुम्हें, जो हमारी प्रॉब्लम है इसके बाद बताऊंगा। एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में लिख रहा हूँ यहाँ पे इसमें। CH3 सिंगल बॉन्ड CH के साथ CH3, CH के साथ आपका Br और यहाँ आपका CH3, 2 एरो निकाल रहा हूं। देखिए एक एरो पे लिख रहा हूं एल्कोहलिक KOH और C2H5ONa/C2H5OH, या यहाँ पे लिख रहा हूं CH3 होल थ्राइस COK O नेगेटिव K पॉजिटिव, CH3 होल थ्राइस COH। यानी नीचे वाले में बल्कि बेस है, बल्कि बेस नीचे वाले में। देखो क्या करा मैं, तो अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, अभी आपसे बताया कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एच को एलिमिनेट करना है उसको कहेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले वाले केस में मैं बीटा कौन सा एच निकाल रहा हूं ये बात आपको देखनी है। CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका CH3, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड आया है, ये वाला H निकाला आपने बीटा H ये, और Br ये HBr को किसके साथ ट्रीट किया? KOH के साथ ट्रीट किया, तो KBr + H2O निकल जाता है, KBr + H2O, क्योंकि मैं एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो KBr + H2O। अब मैं इसके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो यहाँ प्रोडक्ट देखो, ये इधर वाला बीटा H, पहले वाले में इधर वाला बीटा H एल्कोहलिक KOH और C2H5ONa/C2H5OH के साथ, और दूसरे वाले में बल्कि बेस, कौन सा बेस है ये? बल्कि बेस, मोर हिंड्रेड बेस है। तो बल्कि बेस में कौन सा निकाल रहा हूँ इस बात को देखिए। CH3 CH के साथ आपका CH3, CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस CH3 होल थ्राइस COH प्लस आपका KBr। ये आपकी इसमें ये मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट ये है, और ये अकॉर्डिंग टू SAYTZEFF सेट JF रूल, ये जो प्रोडक्ट है और ये आपकी मेजर प्रोडक्ट है,
इसमें मेजर प्रोडक्ट आपकी ये बनी है अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल। तो दोनों आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। एक आपका हॉफमैन एलिमिनेशन है, तो एक आपका सेट जीफ एलिमिनेशन है। अब दोनों में डिफरेंस बताओ क्या है। सर उसमें मेजर होती है मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेट जीफ रूल। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। बिल्कुल समझ आ गई बात आपको। अगर बल्कि बेस है तो बल्कि बेस के केस में किसके अकॉर्डिंग होगी एलिमिनेशन रिएक्शंस? हॉफमैन के अकॉर्डिंग होगी। बल्कि बेस में आपको याद रखना हॉफमैन, और नॉर्मल बेस की प्रेजेंस में आपका होगा सेट जीप एलिमिनेशन। एक आपका सेट जीप एलिमिनेशन है तो एक आपका हॉफमैन। तो याद रखना कि सेट जीप एलिमिनेशन में बीटा एच एटम जो रिमूव होगा वो मोर डिग्री का होगा, जिसकी डिग्री ज्यादा होगी। कितनी डिग्री का एच है बीटा एच? साक्षी कितनी डिग्री का है? 3 डिग्री एच। ये आपका 3 डिग्री एच। तो सेट जीप रूल में जो आपका एलिमिनेट होगा एच एटम्स वो हायर डिग्री का होगा। और हॉफमैन में आपका ये 1 डिग्री एच है, तो 1 डिग्री एच। ये बात याद रखनी। हॉफमैन एलिमिनेशन में कम डिग्री का बीटा एच एलिमिनेट होगा, सेट जीप एलिमिनेशन में हायर डिग्री का बीटा एच एटम एलिमिनेट होगा। क्लियर? तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में अगर कोई पूछता है तो सिंपल आपको ऐसे याद रखनी है। एक आपका ये इस टाइप से, इसके अलावा नहीं कोई कुछ। नेक्स्ट लिखा रिएक्शन विद मेटल्स। तीसरा केस है, थर्ड पॉइंट है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। नंबर पहला लिखना आपको ए सोडियम मेटल। कौन सी मेटल है? सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, अगर आपके पास आर सिंगल बॉन्ड एक्स प्लस 2Na प्लस एक्स सिंगल बॉन्ड आर, एरो पे क्या लिया? ट्राई ईथर। क्योंकि अगर मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर जाता है सोडियम मेटल, और NaOH प्लस H2 गैस रिलीज करती है। तो यहाँ पर आपने क्या लिया है? ड्राई ईथर। तो आर सिंगल बॉन्ड आर प्लस 2Na एक्स, आर सिंगल बॉन्ड आर प्लस 2Na एक्स। कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन का नाम क्या है? नीचे लिखियो अभी नहीं, है ना? फोर्स रिएक्शन CH3 CH2 Cl प्लस 2Na प्लस Cl सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, एरो पे ड्राई ईथर। यहां से यहां तक आपने इसको निकाल दिया, बनेगा क्या? CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस आपका 2NaCl। अब मुझे बताएंगे हाउ मैनी प्रोडक्ट पॉसिबल, हाउ मैनी प्रोडक्ट पॉसिबल in the following reaction, in the following reaction, how many product possible in the following reaction। क्वेश्चन है, एक आपका CH3Cl है प्लस दूसरा आपका CH3CH2Cl है, और एरो पर आपने सोडियम मेटल लिखा, नीचे आपने ईथर लिखा, तो कितनी प्रोडक्ट पॉसिबल होंगी? फटाफट बताएं। हाउ मैनी प्रोडक्ट पॉसिबल? इस रिएक्शंस में कितनी प्रोडक्ट आपकी संभव होंगी? एलिमिनेशन रिएक्शन तो क्लियर हो गया ना? बिल्कुल साक्षी है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। E1 E2 दोनों रिएक्शंस आपके लिए बोलो बेटा फटाफट, कितनी प्रोडक्ट पॉसिबल होंगी इस रिएक्शंस की?
दो प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे हैं। आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 50 ब्लैक बॉल हैं और 50 व्हाइट बॉल हैं। आपको दो बॉल निकालनी है, तो संभावना दोनों बॉल के निकलने की क्या हो सकता है? दोनों ब्लैक निकल सकती है, दोनों व्हाइट निकल सकती है, एक ब्लैक एक व्हाइट निकल सकती है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 3। तो प्रोडक्ट कितनी होंगी? 3। हो सकता है कि एक बार CH3Cl और Cl CH3 रिएक्शंस करें, तो यहां से यहां तक आपने निकाल दिया और एरो पर आपका ईथर है, तो यहाँ क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। दूसरी बार हो सकता है कि एक आपका CH3CH2Cl प्लस 2NaCl CH2CH3 एरो पर आपका ईथर। प्रोडक्ट आपकी क्या बनी? प्लस 2NaCl। एक बार क्या करें? CH3Cl हो सकता है, 2Na प्लस Cl CH2CH3 ईथर की प्रेजेंस है, क्या बना? CH3CH2CH3। तो कितनी प्रोडक्ट पॉसिबल हुई? 3, एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो अगर अलग अलग एल्काइल हैलाइड अलग अलग हैं, तो वुड्स रिएक्शंस में क्या बनेगा? एक मिक्सचर बनेगा, और मिक्सचर किन किन का बन गया? एथेन का, प्रोपेन का और ब्यूटेन का मिक्सचर बन गया। The product of the following reaction is the product of the following reaction. The product of the following reaction is the product of the following reaction is Cl single bond CH2 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 single bond Cl। एरो पे लिखा सोडियम, सोडियम अपॉन ईथर ऐसे लिखा हुआ आएगा, सोडियम अपॉन ईथर। बताओ भाई इसका सलमा, इसका आंसर बताना आप लोगों ने, बताओ फटाफट। The product of the following reaction is, इस प्रोडक्ट, इस रिएक्शंस का प्रोडक्ट बताना क्या होगा? यही बनेगा CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 2NaCl निकल जाएगा। तो कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट? आपका देखिए पॉइंट, CH2 CH2Cl CH2 CH2Cl प्लस आपका 2Na, एरो पे लिखना है आपने ईथर, क्या निकल गया? तो प्रोडक्ट क्या बनी? CH2 यानी वो वे CH2 दोनों में दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे आमने सामने, जिन पे हेलोजन एटम थे, तो ये दोनों कार्बन आमने सामने जुड़ गए, बॉन्ड आ गया कोवलेंट बॉन्ड, प्लस आपका 2NaCl। तो सीधी सी बात है, क्या क्या कह रहा हूं मैं? बोर्ड्स रिएक्शंस में ऐसे याद रखना, ये दोनों इस टाइप से आपके जिन जिन कार्बन पर हेलोजन एटम है, वो दोनों कार्बन आमने सामने जुड़ रहे हैं। देखो ध्यान से, जिन कार्बन पर हेलोजन एटम है वो कार्बन आमने सामने जुड़ रहे हैं। अगर कोई पूछता है कि इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, तो इसकी प्रोडक्ट बतानी है आपने। एक आपका Cl इधर लिखा, तो एक Br आपने इधर लिखा, एरो पे लिखा 2Na और नीचे आप ओब लिख कर आपने ईथर। प्रोडक्ट क्या बन जाएगी? प्रोडक्ट बनेगी ये आमने सामने, ये दोनों कार्बन आमने सामने जुड़ जाएंगे, जिन कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ? हेलोजन एटम, प्लस यहाँ 2NaCl में निकल कर NaCl प्लस NaBr, क्योंकि एक NaCl के साथ इंटरेक्ट करेगी, एक NaBr, और ये दोनों आमने सामने जुड़ जाएंगे।
तो याद रखना ऐसे ये क्या कहलाते हैं सारे, अबाउट ऑल द डिस्कस रिएक्शंस नोन एज द वुड्स रिएक्शन, WURTZ, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, वुड्स रिएक्शंस के। reactions with zinc metal, number B, reaction with Zn, R single bond X plus Zn plus X single bond R, arrow R single bond R plus Zn X2, या CH2Cl plus Zn Cl CH2 CH3, CH2 CH2 CH3 plus Zn Cl2. This is known as Franklin reaction. क्या कहते हैं इसको, फ्रैंकलिन रिएक्शन। सी आपका रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शंस विद मैग्नीशियम मेटल, आर सिंगल बॉन्ड एक्स प्लस Mg, एरो पर आपका ईथर, ये बनेगा आपका RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर यहाँ आपका CH3Br प्लस Mg, एरो पर आपका ईथर हुआ, CH3Br प्लस Mg, आगे बनेगा CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या कहते हैं इसे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नाम है, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। रिएक्शन विद Mg के साथ रिएक्शंस की तो आपका बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद Mg के साथ क्या बना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। देखिए पॉइंट इसमें नोट करके लिखना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Gr plus that compound which contain active H atom, gives alkane। ये बात याद रखनी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को दैट कंपाउंड विच कंटेन एक्टिव H एटम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐसे कंपाउंड के साथ ट्रीट करते हैं जिसके पास एक्टिव H एटम हो, तो क्या बनेगा हमेशा एल्केन। यहां मैं ले रहा हूं RMgX प्लस HOH, यानी मैं कह रहा हूं कि O से जुड़ने वाले H को क्या कह रहा हूं मैं, एक्टिव H कह रहा हूं, यानी उसको मैं एक्टिव H कह रहा हूं जो एज ए H प्लस आंस निकल सकता है, उसको क्या कहते हैं, एक्टिव H कहते हैं। ठीक है भाई सीमा, आज जब ठंड पड़ जाती है ना, आयु भी ना कुछ तो है ना, कोई बात नहीं, चलो पढ़ो लेकिन जम के। तो एक्टिव H का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका ये डेल्टा नेगेटिव होता है और ये पोर्शन पूरा डेल्टा पॉजिटिव होता है, याद रखेंगे इस बात को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में C के साथ अगर आपके 3 H जुड़े हुए हैं, ये MgBr है,
तो ये डेल्टा नेगेटिव है, तो डेल्टा पॉजिटिव है, क्योंकि मेटल के ऊपर चार्ज नेगेटिव नहीं होगा। इस बात को यहाँ ऐसे याद रखना है, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये बात याद रखनी है, क्योंकि यहाँ कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है। जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस टुवर्ड्स द कार्बन। ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है सी और एमजी के बीच में, वो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किधर को विस्थापित हो जाएगा, कार्बन की ओर। कार्बन पे क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज। H ओ H को इस टाइप से आपको देखना था, पॉइंट ये है ना। हेलो, मैं बात करूंगा नंबर 8 में तो रिएक्शंस क्या हो जाएगी बेटा, R के साथ, यानी ये दोनों इकट्ठे, तो क्या बना, एल्केन प्लस MgX के साथ क्या हो जाएगा, OH। तो अगर दूसरा नेक्स्ट, यानी एल्केन किसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी, उस एल्काइल ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी जिस जो एल्काइल ग्रुप फिनोल रिएजेंट के पास है। अगर यहाँ C2H5 होता R की जगह, तो प्रोडक्ट बनती C2H6। सलमा देख मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, जो एल्केन बनेगी इस एल्काइल ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी। अगर यहाँ मिथाइल होता ये, तो मीथेन बनती, एल्केन मीथेन होती। अगर ये इथाइल होता तो प्रोडक्ट इथेन होती। अगर ये प्रोपाइल होता तो प्रोडक्ट आपकी प्रोपेन होती। यानी उसके पास H जाएगा जो एल्काइल ग्रुप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। अगर ये मिथाइल ग्रुप है तो मीथेन, इथाइल ग्रुप है तो इथेन, प्रोपाइल ग्रुप है तो प्रोपेन बनेगी। और इसके बाद मान लीजिए R सिंगल बॉन्ड MgX प्लस H सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये तो आपका पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव रहना है। और एक्टिव H एटम उसे कहता हूँ जिसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, एज ए प्रोटॉन्स दैट H एटम विच इज रिलीज एज ए प्रोटॉन्स नोन एज एक्टिव H एटम। तो एक्टिव H एटम ये हुआ। फिर आपका यहाँ से यहाँ ये निकलेगा, यानी एल्कीन बननी है, R सिंगल बॉन्ड H प्लस आपका MgX NH2। फिर मैं क्या कर रहा हूँ देखियो, R सिंगल बॉन्ड MgX प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ बताओ, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ने वाले H एटम को एक्टिव H एटम कहते हैं। यानी ऑक्सीजन के साथ जो H जुड़ेगा एक्टिव H एटम, नाइट्रोजन के साथ जो H जुड़ेगा एक्टिव H एटम, फ्लोरीन के साथ जो H एटम जुड़ेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत होती है, तो भी एक्टिव H एटम। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जो H एटम जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जो H जुड़ेगा वो भी एज ए एक्टिव H कहलाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। S करेक्टर बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इस पर इस कार्बन पर sp एब्रेशन है, और sp एब्रेशन का मतलब 50% S करेक्टर हो गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की बहुत ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो ये पूरा आपका पॉजिटिव चार्ज। ये H एटम किसके पास जाएगा, इसके पास। पॉजिटिव नेगेटिव को इकट्ठा कर देना, बस कुछ नहीं करना। R सिंगल बॉन्ड H प्लस MgX C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये केस याद रखना, एक्टिव H एटम के साथ अगर रिएक्शंस करते हैं तो क्या बनता है। अब आप मुझे क्वेश्चंस आंसर बताएंगे। CH3 CH2 MgBr या MgCl कर देता हूँ, चलो Br तो ऊपर बार बार पढ़ ही रहे थे, Cl कर दिया, MgCl प्लस C2H5OH, प्रोडक्ट बतानी क्या बनेगी। यानी इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को ट्रीट किया है इथेनॉल के साथ, तो इथेनॉल के साथ ट्रीट करने पर इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, बताओ फटाफट, प्रोडक्ट क्या बनेगी। हाँ, देख के बताओ जो बनेगी।
पक्का? हाँ सलमा क्या बननी बताओ? क्या कैसे सोच रहे हो आप? सर MgCl OH निकल MgCl OH निकल कहाँ निकला? ऊपर निकाला मैंने। यस सर सबसे फर्स्ट वाले में देखिए ध्यान से महिमा क्या कह रहा हूं मैं। CH3 CH2 MgCl इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस कंपाउंड में एक्टिव एच एटम कौन सा है? वो एक्टिव एच एटम है जो O से जुड़ा हुआ है, और जो O से जुड़ा हुआ है H उसको पार्शियल पॉजिटिव कहूंगा, इसको पार्शियल नेगेटिव कहूंगा। तो इस नेगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा? H जुड़ेगा, और ये दोनों क्या होंगे आपस में? निकल जाएंगे। जब इतनी 1 2 3 रिएक्शंस पढ़ने के बाद महिमा गलत बात है बेटा ये तो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ H आ गया तो ये भी CH3, इस CH2 के पास H आ गया तो क्या हो गया? लाइबा CH3 हो गया, और फिर निकला क्या आपका प्लस MgCl OC2H5। देखो ध्यान से, यानी मैंने ये लैंग्वेज लिखी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की उस कंपाउंड के साथ ट्रीट करने पर जिसके पास एक्टिव एच एटम होगा तो हमेशा एल्कीन बनेगी, और एल्कीन भी किसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी? एल्काइल ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्काइल ग्रुप है इथाइल है, तो इसकी प्रोडक्ट इथेन होगी। ठीक है, क्लियर होगी कॉन्सेप्ट? और कि यहाँ इथेनॉल में O के साथ जो H जुड़ा हुआ वो H एक्टिव H कहलाएगा। यहाँ ध्यान से देखो, O के साथ जो H जुड़ा था एक्टिव H, N के साथ जो H जुड़ा वो एक्टिव H, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो H जुड़ा तो वो भी आपका एक्टिव H। HF, H के साथ अगर F के साथ H जुड़ा हुआ वो भी आपका एक्टिव H है। HF में मल्लिका समझ आ रही है? आया कर डेली छुट्टी ना मारे, नहीं तो ये इनकी सबकी समझ में आ रहा मैं इसलिए पहली चैप्टर से जब शुरू किया था तो सब समझ रहे हैं। तो आया कर, बिल्कुल छुट्टी ना मारे बीच में एक भी। ठीक है, और ज्यादा से कपड़े पहन के निकल लो, सर्दी अगर लगती है तो ज्यादा से कपड़े पहन लो, कोई बात। ये वाली बात मैंने लिखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, दैट कंपाउंड विच कंटेन एक्टिव एच एटम। वह कंपाउंड जिसके पास एक्टिव एच एटम होता है, ऐसा कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करेगा, रिएक्शंस करके क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा। तो सलमा इसका मतलब है कि वह कंपाउंड, दैट का मतलब वह कंपाउंड विच कंटेन जो रखता है एक्टिव एच एटम, जिसके पास एक्टिव एच एटम होता है, वह कंपाउंड जिसके पास एक्टिव एच एटम होता है, यदि उस कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करें तो क्या बनेगा? हमेशा एल्केन। तो हमेशा एल्केन, और एल्केन उसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास जो एल्काइल ग्रुप है। यहाँ इथाइल ग्रुप मैंने इसीलिए लिखा, तो इथेन अगर मैं यहाँ प्रोपाइल लिखता तो प्रोपेन, अगर यहाँ में मिथाइल लिखता तो मिथेन। साक्षी ठीक है, चलो आगे चलो। कल पक्का टेस्ट होगा आप लोगों का। ये तो उतार जाता है जवाब। नेक्स्ट सेट में चलो बेटा, रिडक्शन ऑफ एल्केन। नहीं ये ना, यहाँ तक कहाँ तक? चलो रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन, रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन। R सिंगल बॉन्ड X प्लस H सिंगल बॉन्ड H, एरो पर आपका Ni निकल, R सिंगल बॉन्ड H प्लस HX। अगर यहाँ आपके पास CH3 CH2Cl है, H2 के साथ ट्रीट कर रहा हूं, निकिल मेटल की प्रेजेंस है, HCl निकलेगा, CH3 CH3 बन गया,
प्लस आपका HCl, ये आपका बन जाएगा सिंपल सॉल्यूशन। अगर आपके पास CH3 CH2 Cl है, ट्रीट कर रहे हो आप Zn इंटू Cu कपल से, दोनों एलॉयज हैं, जिंक एंड कॉपर। यहाँ लिख रहा हूँ एरो पे C2H5OH, ये बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस आपका HCl। इन साथ देख मैंने कैसे किया रिएक्शंस को ध्यान से देखो। मैं जिंक को ट्रीट करता हूँ 2C2H5OH के साथ, तो यहाँ बन जाएगा जिंक एथॉक्साइड C2H5O का पूरे का होल ट्वाइस इंटू Zn प्लस 2H निकलेगा, नेसेंट हाइड्रोजन। ये जो आपने जिंक और कॉपर का कपल लिया है, इसमें जिंक रिएक्शन करता है किसके साथ? इथेनॉल के साथ। बनाया क्या? जिंक एथॉक्साइड, इथेन का ऑक्साइड है तो इथॉक्साइड कहलाया, जिंक इथॉक्साइड। जिंक इथॉक्साइड को के साथ नेसेंट हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, तो CH3CH2Cl प्लस आपने 2H लिया, प्रोडक्ट क्या बनेगी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस आपका HCl, इथेन आपकी बनी। तो रिडक्शंस में दो रिडक्शंस याद रखने किसके? हेलो एल्केन के। हाँ, C2H5OH है, हमें कैसे पता चलेगा कि सर यही लेना, इसके अलावा भी कुछ और ले सकते हैं? नहीं, C2H5 अल्कोहल के साथ रिएक्शन हुई, रिडक्शन इसका दो ही रिडक्शन है, केवल दो रिडक्शन है। एक रिडक्शन है H2/Ni के साथ, H2 निकिल मेटल के साथ। दूसरा रिडक्शन है जिंक Zn इंटू Cu कपल अपॉन C2H5OH के साथ। ये दो ही आपके हैं, दोनों याद रखने हैं। पर्टिकुलरली अगर रिडक्शंस करेंगे हेलोएल्केन्स का, तो इनके द्वारा ही। नेक्स्ट लिखना बेटा आपको, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स बता दो बेटा। सलमा हो गया? वो आई सेट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों ने कहा था ना हिंदी बना के देना, तो मैं हिंदी नहीं बना पाया था कल आपका टेस्ट। और आसान सा टेस्ट है, बिल्कुल ज्यादा टफ नहीं। सर ये पूछ रही आप नोट्स के दिखाए? नोट्स इसमें दिमाग में नहीं है आज। सर मैसेज कर दूंगी आपको। नहीं, मैं आज मैं पहले ही रख लूँ। नहीं मैं कर देती हूँ। हेलो एरीन्स, हाँ कर दो। हेलो एरीन्स बेटा, डोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हाँ, हेलो एरीन्स हेडिंग है आपका। हेलो एरीन्स में डोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which halogen atom, those organic compounds in which halogen atom directly attached, halogen atom directly attached to the, directly attached to the benzene ring are called haloarenes, are called haloarenes. Those organic compounds in which halogen atom directly attached to the benzene ring are called haloarene. लाइबा इसका मतलब बताएगी क्या होगा? देखो समझो, इसे बताओ उसका मतलब क्या होता, यानी वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक
जिनमें हेलोजन एटम बेंजीन से जुड़ा होता है, से सीधे जुड़ा होता है, क्या कहलाएगा? हेलो एरीन्स कहलाएगा। तो हेलो एरीन्स के जैसे फॉर एग्जांपल करके लिखेंगे आप। यहाँ देखिए सी, ये पूरा बेंजीन रिंग है, इसके साथ क्या जुड़ा? Cl, क्या कहलाया? क्लोरो बेंजीन, हेलो एरीन होगी। उसके बाद दूसरा एग्जांपल आपका क्या हुआ? एक Cl यहाँ जुड़ा तो एक Br यहाँ जुड़ा, तो क्या कहेंगे? यानी इस पे बी पहला आता तो 1 2 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछता है एक Br आपका यहाँ जुड़ा हुआ, एक Br यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएंगे? 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन, 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन, ये तो क्लोरो बेंजीन हुआ। ये 1 2 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, क्योंकि अल्फाबेटिकली ब्रोमो कहलाता है, Br कहलाता है, C बाद में आता है। यहाँ पर ये आपका 1 हुआ तो 2 हुआ, 3 हुआ तो 4 हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। क्लियर हुई बात? सलमा बताए कि सलमा ये हेलोएरीन है कि नहीं? मैंने यहाँ लिखा CH2Cl, ये हेलोएरीन है या नहीं है? सर है नहीं, डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा, जो सीधा बेंजीन से जुड़ा होगा हेलोजन एटम जिस कंपाउंड में, वो क्या कहलाएगा आपका? हेलोएरीन्स कहलाएगा। लेकिन यहाँ सीधा नहीं जुड़ा। सादिका को पता है? सादिका तुम्हारा 12th है, 12th हो चुका, अच्छा 12th हो चुका, तो पढ़ जम के, तो ऐसी बात नहीं, सिलेक्शन होगा तेरा, जान लगा तो है ना। बहुत अच्छा बस बस बस, उसके बाद फिर पार्टी फिर होगी तेरी तरफ से, ठीक है। तो हेलो एरीन्स क्लियर हो गया? हेलो एरीन्स में से क्वेश्चन पक्का आएगा, बता दिया मुझे, एक क्वेश्चन पक्का आना है नीट में, 100% आएगा क्वेश्चन से। नहीं, आगे जब पूरा हेलो एरीन्स करा दूंगा उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जो हेलो एरीन्स अभी आपने डाला है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन डाल लो नेक्स्ट हेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। नंबर फर्स्ट, बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन, बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन, पहला जो नंबर है आपका बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन है। तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन कैसे करते हैं? देखिए पॉइंट आपका, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन की रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ करते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट करते हो, तो यहाँ आपका H एटम है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मैंने बड़े अच्छे से कराई थी, इसलिए उसमें GOC में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यहाँ आपका Cl HCl तो निकल जाएगा, जुड़ेगा क्या यहाँ पर आपका? क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो आपका HCl नाम क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। एक Cl, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये HCl आपने निकाल दिया, और जो बचा हुआ Cl वो बेंजीन से अटैच कर दिया, तो इसे क्या कहते हैं? क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। अब इनसे आप बताओगे क्या होगा? देखिए इसमें मलिका का नंबर है, मलिका जैसा कहीं दिन में आई आज, मलिका ये मैंने टोलुइन लिखा, और यहाँ मैं क्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, AlCl3, प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए? प्रोडक्ट बनेगी जो पहले से ग्रुप ऐसा जो पहले से अटैच है उस ग्रुप पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगी, क्योंकि डायरेक्टर का काम करेगा। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, ये आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। तो जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो प्रोडक्ट क्या बनेगी आपकी? ऑर्थो एंड पैरा बनेगी। मलिका पता है, इसका तो बताया था मैंने आपसे। तो ये आपका Cl, हाँ मैंने समझाया था हाइड्रोकार्बन में भी ये बात। यहाँ आपका CH3, ये आपका Cl, नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो क्लोरोटोलुइन पैरा क्लोरोटोलुइन, ठीक है। तो टोलुइन रहेगी, ऑर्थो क्लोरो और पैरा क्लोरोटोलुइन इसका नाम हो जाएगा। नंबर सेकंड, बाय सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर MEYER, बाय सैंडमेयर रिएक्शन, बताओ किसके याद है सैंडमेयर रिएक्शन? बताओ क्या होता है? सर वो
N2Cl से रिएक्शन होगी डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, दिस इज द बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस ये माइनस, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को ट्रीट कर रहा हूँ CuCl अपॉन HCl, CuCl अपॉन HCl के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस आपकी निकल जाएगी। अगर मैं इसको ट्रीट करता हूँ CuBr N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, हर स्टूडेंट्स को पता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यहाँ CuBr अपॉन HBr, ऊपर वाला क्यूप्रस क्लोराइड है, क्यूप्रस क्लोराइड लिया HCl के साथ, क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया HBr के साथ, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगी HBr, तो ये आपका Br हो जाएगा बेटा प्लस N2 गैस आपकी, ठीक है, CuCl फिर बन जाता है, तो उसको हमें लिखने को जो सिर्फ N2 निकालते हैं। तो सेंडमियर रिएक्शंस है आपका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl अपॉन HCl के साथ ट्रीट करते हैं या CuBr अपॉन HBr के साथ ट्रीट करते हैं, तो आपका क्या बनता है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन आपकी बनेगी। थर्ड जो आपका है बाय गेटरमैन रिएक्शन, बाय गेटरमैन GATTRMANN गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन क्या थी आपको याद है क्या? सर ये याद नहीं है। अगर आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करें Cu अपॉन HCl के साथ या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करें Cu अपॉन HBr के साथ, तो इसकी प्रोडक्ट आपकी क्लोरोबेंजीन होगी और दूसरी प्रोडक्ट आपकी ब्रोमोबेंजीन होगी। एक आपका क्लोरोबेंजीन हुआ तो दूसरा आपका ब्रोमोबेंजीन हो गया। Cu अपॉन HBr Cu अपॉन HCl के साथ Cl क्लोरोबेंजीन प्लस N2 निकाल देता हूँ प्लस N2, और अगर आप Cu HBr के साथ एक्शन करते हैं तो N2 CuCl आपका Br होता है, ब्रोमो बेंजीन, एक आपका क्लोरोबेंजीन तो एक ब्रोमोबेंजीन सीधा। हाँ बस उसमें क्या डिफरेंस है, CuCl अपॉन HCl है, यहाँ केवल कॉपर है बस, उसमें क्यूप्रस क्लोराइड है, इसमें केवल कॉपर है, Cu अपॉन HCl Cu अपॉन HCl, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें आपका CuCl अपॉन क्यूप्रस क्लोराइड अपॉन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्यूप्रस ब्रोमाइड अपॉन हाइड्रोब्रोमिक एसिड, यहाँ पर आपका कॉपर है, यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड था, क्यूप्रस हैलाइड था, यहाँ केवल कॉपर है, इतना सा डिफरेंस है बस केवल। नंबर 4 बाय BALZ SCHIEMANN बाज सीमेन रिएक्शन, बाज सीमेन रिएक्शन N2Cl प्लस माइनस प्लस है HbF4 फ्लोबोरिक एसिड कहते हैं इसको, HbF4 को फ्लोबोरिक एसिड, इसके साथ ट्रीट करता हूं, ट्रीट करने पर माइनस HCl तो निकल गया आपका, ये बनता क्या है N2 प्लस BF4 माइनस, ये भी एक अनस्टेबल बनेगा आपका, हीट करूंगा इसमें फर्दर, हीट करने पर फ्लोरोबेंजीन बन जाएगी, फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3, तो आपको क्लोरोबेंजीन बनाना आ गया, ब्रोमोबेंजीन बनाना आ गया, फ्लोरोबेंजीन बनाना आ गया, बचा क्या आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन को कैसे बनाते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है आपका N2Cl, N2 प्लस तो Cl माइनस, और इसको Ki के साथ हीट किया, Ki के साथ हीट किया, तो यहाँ पर आपका आयोडोबेंजीन बनेगा प्लस KCl प्लस आपका N2, तो आपको क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो चारों बनाने आ चुके हैं, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आयोडोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन।
सर वो जो एक रिएक्शन होती है गैटरमैन KOCH करके वो अलग होती है, वो अलग साइन है, वो अलग है, वो है एल्डिहाइड में। गेटरमैन कोच, गेटरमैन कोच रिएक्शन है वो एल्डिहाइड में। यहाँ भी दी थी गेटरमैन ने रिएक्शन, इसमें भी थी, उसमें भी दी। हाँ दोनों अलग अलग। वो अलग अलग, बेंजीन डाइज़ोनिल के साथ अलग है और वो बेंजीन के साथ अलग। बता दे बेटा। सलमा कहीं कोई बात पूछनी तो पूछ ले, 4 प्रिपरेशन याद रखने ऐसे ही। सर एक बार ये बता दीजिए। HBF4 फ्लोबोरिक एसिड है, H प्लस है बेटा, BF4 पूरा माइनस है, H प्लस Cl माइनस के साथ जाएगा तो HCl निकल जाएगा, ये मैंने HCl निकाल दिया। N2BF4 N2 प्लस टू BF4, ये पूरा का पूरा माइनस है, सोल्ट हो गया ये भी, है ना। इसको फिर मैंने हीट किया, हीट करने पर BF4 से एक F तो आ गया यहाँ पर, बचा BF3 और बचा N2 प्लस BF3। तो ये आपका एक सॉल्ट बनेगा बीच में, इसे बोलते हैं फ्लोबोरिक एसिड, FLUO, फ्लोबोरिक, BORIC, बोरिक एसिड, फ्लोबोरिक एसिड। नेक्स्ट लिखना बेटा, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन, ये सब्जी है कि साथ के साथ जम जाती है इनकी। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन, नंबर फर्स्ट लिखो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन का नंबर फर्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखो पॉइंट, हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव, हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स, towards nucleophilic substitution reaction। क्या कहा सलमान साहब, क्या है, हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स towards nucleophilic substitution reaction। The less reactivity of haloarine, the less reactivity of haloarine towards, the less reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reaction, towards nucleophilic substitution reactions are due to the following reasons, यानी कुछ कारण है जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ सलमा, कितनी सी बात माइंड में सेट करने का इंसान, इतनी सी बात सेट करने की, हेलोएरीन हेलोएल्केन की कंपेयर में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के सापेक्ष कम क्रियाशील है। क्या कह रहा हूं मैं, हेलोएरीन्स हेलोएल्केन की तुलना में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन रिएक्शन जो आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के सापेक्ष कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील कैसे, यहां देखते हैं। अगर आप, तो अगर आप ये उतारना नहीं, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को ट्रीट कर रहे हो NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ, तो रिएक्शंस जो होगी 623
केल्विन टेम्परेचर, 300 एटीएम प्रेशर। अरे बाप, कितना प्रेशर और कितना टेम्परेचर, तब जाके होगी ये रिएक्शन। अगर यहाँ आपके पास CH3Cl है तो NaOH के साथ ट्रीट कर रहा हूं, तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस रिएक्शंस हो रही है, समझ रहे हो? यहाँ अंडर नॉर्मल कंडीशंस हो रही है और यहाँ पे अंडर ड्रास्टिक कंडीशन हो रही है, बहुत ज्यादा। यानी 623 केल्विन टेम्परेचर है, 300 डिग्री सेल्सियस प्रेशर है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेशर है जब हेलो क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करते हैं NaOH के साथ। तो नॉर्मल कंडीशंस में क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ रिएक्शंस नहीं करती, जबकि क्लोरोमीथेन NaOH के साथ नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शंस कर जाती है। तो उसे कुछ कारण है जिसमें नहीं करती। तो पहला कारण हम लिखेंगे रेजोनेंस। पहला फैक्टर आपका है रेजोनेंस। लिखेंगे ड्यू टू द रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस partial double bond character, due to resonance partial double bond character developed in partial double bond character developed in C single bond Cl bond, partial double bond character developed in C single bond Cl bond, CCl bond ही लिखो, partial double bond character in CCl bond। देखो कैसे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्ड इन CCl बॉन्ड। तो यहाँ का पेयर यहाँ जाएगा भाई, यहाँ का पेयर यहाँ जाएगा। लाइव आपकी क्लास तो रखिए बेटा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा, तो जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे उन सब में क्या हो जाएगा, C और Cl के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। फटाफट बोलो बेटा, ऐसा बोलो, क्या उतार दिया, उतारो फटाफट।
राइवल लिखो, एज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एज डबल बॉन्ड कैरेक्टर developed in C-Cl bond, C single bond, Cl bond, as double bond character developed in C-Cl bond, C-Cl bond. The bond length of as double bond character developed as double bond character developed in C-Cl bond, as double bond as double bond character developed in CCl bond, है ना? The bond length of CCl bond decreases. The bond length of CCl bond decrease and bond strength of CCl bond increase. Bond length of CCl bond increase. देख ध्यान से दोबारा से लिखो, एज डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्ड इन CCl bond, the bond length of CCl bond decrease and bond strength of CCl bond increase. इसका मतलब ये हुआ सलमा कि जब किसी बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, पहले सिंगल बॉन्ड था, CCl सिंगल बॉन्ड था, यानी यहाँ क्या था, ये यहाँ आपका C सिंगल बॉन्ड Cl बॉन्ड है, ये C सिंगल बॉन्ड Cl के बाद यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया. मैं कह रहा हूँ कि एज डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप इन CCl बॉन्ड, द बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl बॉन्ड डिक्रीज, और बॉन्ड लेंथ घटने पर उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज. इस बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं कर पाएंगे. जब इजीली ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं दे. तो पहला कारण था इसका रेजोनेंस. दूसरा कारण है हाइब्रिडाइजेशन. आपका हाइब्रिडाइजेशन दूसरा कैरेक्टर कारण है इसका. इसे बताया कि महिमा के यहाँ एक कारण क्या है, इस वाइब्रेशन क्या है, ये आपका इस जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ वाइब्रेशन बताना क्या है, और ये आपका हेलोएरिन्स है, और यहाँ हेलो एल्केन में जिस कार्बन से आपका Cl जुड़ा हुआ इस पर हाइब्रिडेशन बताना क्या है. ये हाइब्रिडेशन इस पर आपका sp2 है. शादी का क्यों sp2 है बताओ. इस पे sp3 है क्योंकि इस पे एक सिग्मा बॉन्ड ये हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड ये हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये तो पाई बॉन्ड है. ओनली सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. इस कार्बन के चारों तरफ 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 ही सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप मिक्स करेंगे, उनमें एक s होगा तो 2 p होंगे, और ये यहाँ चारों के चारों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है. सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड नेवर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. s कैरेक्टर कितना हो गया, 33.3% हो गया. यहाँ s कैरेक्टर कितना हो गया, 25% हो गया. जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की बढ़ेगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो यहाँ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पर ये, उसे ये कार्बन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा. जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ घट जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. ये बात भी रेजोनेंस भी इस बात को कंफर्म कर रहा है कि यहाँ CCl बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी, और बॉन्ड लेंथ कम होने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई. और हाइब्रिडेशन भी इसी बात को कह रहा कि s कैरेक्टर 33.3% होने का मतलब है कि s कैरेक्टर पढ़ना इस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में. s कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द s कैरेक्टर. यहाँ s कैरेक्टर आपका 25% है, यहाँ 33.3% है. s कैरेक्टर यहाँ ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है, यहाँ s कैरेक्टर कम है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो अट्रैक्ट हो जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी. As the s character of the hybrid orbitals increasing, the bond length of the CCl bond decrease. लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना समझना है केवल, क्योंकि वहां आपसे लिखवाएगा कोई नहीं. तो आपको तो ये बताना कि हाइब्रिडेशन कैसे हेलो एरिन्स की रिएक्टिविटी को घटा कैसे रहा, तो घटा कैसे रहा ये बात आपको पता चलेगी. हेलो एरिन्स में s कैरेक्टर आपका 33.3% है, वहां हेलो एल्केन्स में s कैरेक्टर आपका 25% है. ये बात आपको याद रखनी है. s कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट में En लिखते हैं. उसके बाद बॉन्ड लेंथ
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये दो बात याद रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। इस सीसीएल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है, उस सीसीएल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अगर मलिका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उस बॉन्ड को इजीली ब्रेक किया जा सकता है। बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो उसे तोड़ने में थोड़ा, ये मार्कर है मैं इसे तोड़ सकता हूँ इससे भी, लेकिन आधा करके दोगे तो शायद वो नहीं टूटेगा। तो बॉन्ड लेंथ घटने पर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो एस कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम है, ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कहोगे आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ। तो ये तीनों बात आपको पता चल गई। बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। लाएगा केवल तीन बात याद रखनी, लाएगा बेटा तीन बात याद रखनी केवल बस, ठीक है ना। आगे चलें, नेक्स्ट लिखो इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल। अच्छा नीचे का नहीं हटा रहा हूँ, उधर लिखो इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। टेस्ट में 30 क्वेश्चन रखे मुझे, हाँ बहुत आसान से हैं सर, ज्यादा ही आसान है। फिर टेस्ट उसे करेंगे, फिर उसके बाद फिर मैं उसका निकाल दूंगा हिंदी में आज ही बैठे। कल हर हाल में होगा टेस्ट, सीधी सी बात ये है। और पढ़ का ये एनसीईआरटी पढ़ रहा है सर पहले नहीं बताना चाहिए फिर। नहीं नहीं आएंगे तो सारे ऐसे आ जाएंगे सब अच्छा तो बता नहीं। देखो सारे आए, सबको पता था नहीं, आज सबको पता है कि टेस्ट होगा सब ऐसे, क्योंकि हर अब तो हर चैप्टर का टेस्ट होगा आपका, ऑर्गेनिक हर चैप्टर। नहीं मैं 30 क्वेश्चन की सीट दूंगा और एक 30 क्वेश्चन की सीट वैसे दूंगा जिसे आप घर बैठ कर पढ़े। एक टेस्ट के देंगे और एक घर बैठ कर पढ़ने का। तो इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, ये क्लोरोबेंजीन है बेटा, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का आपने आयनाइजेशन किया, होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेक यानी हेटेरोलाइटिक बॉन्ड ब्रेक किया। इस बॉन्ड को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक करने पर ये आपका फिनाइल कैटायन बना है और प्लस आपका Cl माइनस निकला, ठीक है। लेकिन बट यही आपको समझना है, अगर आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl है, तभी का अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ, ये हेलो एल्कीन है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर मैं ऐसा करके लिख रहा हूँ, देखो ये वाला कैटायन आपका स्टेबल है, ये स्टेबल है। ऊपर वाला मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखा तो अनस्टेबल है। ये वाला स्टेबल क्या कैसे होगा, स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण क्या है आपका स्टेबल। तो जो आपके हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन के कैटायन जो होंगे, कार्बोकैटायन जो कैटायंस बने हैं वो आपके स्टेबल हैं बाय द हाइपर कॉन्जुगेशन, बाय द प्लस आई इफेक्ट। बट ये फिनाइल कैटायन जो बनता है क्लोरोबेंजीन का, हेलोएरीन का जो फिनाइल कैटायन बनता है, वो फिनाइल कैटायन आपका स्टेबल नहीं है, ना तो स्टेबल बाय रेजोनेंस है, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन पर पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, उस अगले कार्बन पर पाई बॉन्ड होना चाहिए, तब आपका पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड किस में हो जाएंगे, कॉन्जुगेशन में हो जाएंगे, तो वो स्टेबल बाय रेजोनेंस हो जाएगा। बट ये स्टेबल बाय रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसी कार्बन पर पाई बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है। इंसान दोबारा पूछो, सलमा बात पूछ, अगर कोई समझ में ना आए। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने है ना, हाँ इसे एक बार और बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये अगर लेस रिएक्टिव है क्लोरोबेंजीन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के सापेक्ष कम क्रियाशील है तो उसका कारण नंबर एक तो रेजोनेंस है, रेजोनेंस के कारण CCl बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आने से उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। दूसरा कारण आपका संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है,
हाइब्रिडाइजेशन भी इस बात को कह रहा है कि यहाँ CCl की बॉन्ड लेंथ आपकी घट के नीचे लिखे हो फैक्टर तीनों। तीसरा जो कारण आपका इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, जो क्लोरोबेंजीन का जो फिनाइल कैटायन बना, ये फिनाइल कैटायन है, ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड दोनों कॉन्जुगेशन में नहीं है, यानी कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन सेटिस्फाइड करते हैं जिनमें रेजोनेंस होता है, तो ये कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसी कार्बन पर आपका पाई बॉन्ड है, तो ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा फिनाइल कैटायंस को। उसके बाद मैंने नीचे बताया कि देखो अगर आप क्लोरो इथेन की बात कर रहे हैं, क्लोरो इथेन में जो आपका इथाइल कैटायन बना, ये फिनाइल कैटायन है, तो इथाइल इथाइल कैटायन जो बना वो इथाइल कार्बोकैटायन से स्टेबल है बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने कहा था हाइपर कॉन्जुगेशन केवल तीन जगह होता है, एक तो एल्कीन में होता है, अल्फा एच एटम होना चाहिए एल्कीन के पास तो एच कॉन्जुगेशन होगा। कार्बोकैटायंस में अल्फा कार्बन के पास एच एटम होने चाहिए तो भी स्टेबल होगा भाई हाइपर कॉन्जुगेशन। और कार्बन फ्री रेडिकल, महिमा तीन ही बात बता रखी केवल हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, एल्कीन, कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, उनके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा स्टेबल है, बट वो अनस्टेबल है। तो ये तीन कारण हुए जिस वजह से आपका हेलो एरिन्स लेस रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के सापेक्ष के रिस्पेक्ट में आपके। होती कैसे रिएक्शंस देखो, देखो मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को ले रहा हूँ। पहला एग्जांपल NSR का ले रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन। ध्यान से देखो, क्या आपको बताना कि कारण क्या हो रहा है सब। यहाँ पर आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को ट्रीट कर रहा हूं मैं NaOH के साथ, HCl निकल जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट बनेगी आपकी ONA, ONA प्लस H3O प्लस के साथ ट्रीट किया, H3O प्लस के साथ NaOH हो गया, H2O हो गया, बस सीधी सी बात है आपका एक यहाँ पर ये OH आपका आ जाएगा। तो Cl की जगह OH, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा यहाँ पर, 623 केल्विन टेम्परेचर है, 300 ATM प्रेशर है। थ्री 368 केल्विन टेम्परेचर है, प्रेशर पूछेंगे। OH NO2 423 लिख रहे हैं।
368 कैलोरी। भाई बाप ये बात उतारने के बाद बताओ कि एक रिएक्शन आपकी कैसा हो रही है, या नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है। NO2 NO2 आप इस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो प्रेशर तो बिल्कुल 300 atm से हट ही गया, प्रेशर तो नहीं कोई। इस पे 2 NO2 ग्रुप आ गए, टेम्परेचर और घट गया। इस पे 3 NO2 ग्रुप आ गए, अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशंस लिख दिया मैंने, ये नॉर्मल कंडीशन है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे रिएक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है। तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीन टूवर्ड्स nucleophilic substitution reactions proportional to number of electron withdrawing groups, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बेंजीनिंग पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बढ़ने के साथ साथ तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इंक्रीज होगी। ये बात लिखनी इसके नीचे जाके आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रिएक्टिविटी को घटाएंगे, दोनों बात नोट कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन आएगा ऐसा जरूर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हेलोएरिन्स की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं और वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के सापेक्ष, जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वो रिएक्टिविटी को घटाएंगे। क्वेश्चन ऐसा आएगा, which is less reactive towards nucleophilic substitution reactions, which is less reactive towards nucleophilic substitution reaction? A option Cl के साथ यहाँ NO2, B ऑप्शन OCH3, C ऑप्शन CHO, NO2, D ऑप्शन CHO, CN। ऑप्शन होगा इसका आंसर बी। इसका ऑप्शन बी हुआ। शर्मा देखिए समय जैसे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा तो एकदम से बता दिया सारे का, इसका आंसर बी है। विच इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मैंने क्या कहा, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन टुवर्ड्स यानी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के सापेक्ष हेलोएरिन की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे डिपेंड करेगी। ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, 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 बट ये एक अकेला क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बेंजीन को देगा। तो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को देता है वो रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, और जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। अब आपको पूछना कि सर ऐसे कैसे समझाओ, तो इस बात को, तो उस बात को समझा रहा हूँ अभी, पहले उतारो फटाफट फिर मैं सब बात को समझा रहा हूँ।
इधर वाला तो उतार लिया होगा। यस देखो बेटा रिएक्शंस कैसे। HO नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पर अटैक करेगा, जब यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ से, ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट बनेगा आपका, नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ हुआ, Cl यहाँ हुआ, HO आपका यहाँ, इंटरमीडिएट क्या बना आपका, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन बना। फिर इसको यहाँ वापस कर रहा हूं, इसको यहाँ वापस जहां से लिया था और इसको ऐसे वापस, तो ऐसा करने पर OH लिख देता हूँ, चलो कोई बात, OH प्लस आपका Cl माइनस, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू stability of carb anion, Cl हुआ, NO2 को मैंने ऐसे करके लिखा है, साक्षी समझाना ये बात, देख ध्यान से उठा दे, ये नाइट्रोक्लोरोबेंजीन नहीं, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, अटैक कर रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल का, यहाँ के इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ, ये यहाँ अटैक, ऐसा करने पर आपको पता चला कि N के पास यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज NO2 ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है क्या, ये रेजोनेंस शो करेगा, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और यहाँ से ये यहाँ चले गए, तो यानी NO2 ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है उसे, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गए। NO2 ग्रुप का काम क्या है, NO2 ग्रुप का काम है कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा कौन, NO2, बट ये ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर अगर है तभी बढ़ाएगा, मेटा पे नहीं बढ़ाएगा, ऑर्थो ने पैरा पोजीशंस पर बढ़ा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। वापस करेंगे अगर इसको, यहीं इस इलेक्ट्रॉन को वापस करो यहाँ और इसको यहाँ ऐसे करो वापस, तो क्या बनेगा आपका, NO2 यहीं रहेगा। आपसे सिर्फ मैंने NO2 का रोल समझाना था कि NO2 का रोल है क्या, वो समझना केवल आपको, महिमा दोबारा से देख, NO2 का रोल समझना केवल क्या रोल है। NO2 जैसे यहाँ पर कार्ब एनायन बना है, NO2 का काम है इस कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना, और मैंने कहा रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, तो अगर एक NO2 ग्रुप लगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर, तो दो लग जाएंगे और तो पैरा पे, तो लाइव ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तीन जगह लग जाएंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पे और ज्यादा स्टेबल, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इंक्रीजेज आल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बस ये बात ध्यान से उतारो इनसे, सलमा पूछ कोई बात ऐसी समझ में आई हो तो उतारो पड़ा, और बस घर मेहनत करनी पूरी जम के करते रहो बस। शादी का कितना पड़ा, कोई सोल वोल मोटा सा लेकर आओ जिसमें सब्जी लगेगी, वो नहीं लड़कियां के साथ जो आई थी कल,
अच्छा, एक लड़की जो कल थी वो आज नहीं है, यानी परसों जो थी सैटरडे। आयुषी नो है। सीमा के बराबर में तेरा नाम क्या बेटा? हाँ गुंजन। अच्छा, जब मैंने नाम पूछा था उस दिन तू नहीं आई थी। सर आपको नाम याद होते सबसे? अब धीरे धीरे करके सबके नाम याद हुए। अब तक के तो सबके हो जाते हैं शुरू से करते। समझ गए ना बात में क्या कहना चाह रहा है? नोटों का रोल क्या है ना? आज का लास्ट क्वेश्चन है, लिख दूं? Arrange in the increasing order of reactivity. Arrange in the increasing order of reactivity. Increasing order of reactivity. Increasing order of reactivity towards nucleophilic substitution reactions of the following compounds. Of the following compound. 4 मैंने लिखे हैं। सबसे पहले लिखा मैंने क्लोरोबेंजीन ए, उसके बाद लिखा है बी, उसके बाद लिखा है सी, ये डी। आंसर बताना है आपने, आंसर बताओ फटाफट से बताओ। आंसर मैं लिख रहा हूँ, समझ के तुम्हें बताना है, एक्सप्लेन तुम्हें करना है। सबसे कम ए है रिएक्टिव, उससे ज्यादा सी है, उससे ज्यादा डी है, सबसे ज्यादा बी। लाइबा बी, बी में बी को क्योंकि ज्यादा कह रहे हो? क्योंकि बी में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, और माइनस आर इसमें भी, जितना माइनस आर यहाँ है उतना ही माइनस आर यहाँ है। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट दोनों में सेम है, बट इसमें माइनस आई ज्यादा है, इसमें माइनस आई कम है। तो माइनस आई भी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता, तो इसलिए इसकी ज्यादा होगी, और ये NO2 माइनस आई के द्वारा ही बढ़ाएगा केवल, ये दोनों माइनस आर के द्वारा बढ़ा रहे हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल है। ये ए सी डी बी इसका आंसर।